नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल हिंदी टेक पर। और आज हम आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जामिनेशन 2022 के रजिस्ट्रार पंजीकरण एजेंसियां और पंजीकरण कर्मी इनके ये जो चैप्टर नंबर 2 है उसके अगले 25 क्वेश्चन देखेंगे इस पार्ट 2 में, और 2 पार्ट हम इसके बनाएंगे और सारे क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। और पहले देखते हैं कि जो उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है उनको मैं कहूँगा कि आप वो पार्ट भी आप रेफर कीजिए, उसमें हम 25 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर किए। तो जो स्टूडेंट या फिर जो परीक्षार्थी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर को अच्छा वेटेज है, 55, 22 और 10 ऐसे तीनों मिलाकर 87 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसमें से 6 और 5 ऐसे टोटल 17 क्वेश्चंस आपको मेन एग्जामिनेशन में होंगे। तो 17 मार्क के लिए आपको ये चैप्टर आएगा जो कि महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको इंक्लूडेड वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे का नामांकन करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको सभी को पता है कि इस पूरी प्रक्रिया में तो CELC टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए अलग सा आपको, अगर आप सिर्फ चाइल्ड के लिए या फिर बच्चों का आप नामांकन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सा आपको एग्जामिनेशन में सेलेक्ट करते समय आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। और ये अगर आपने प्रमाण पत्र हासिल किया है सिर्फ CELC का, तो सिर्फ आप उनका ही टैबलेट के थ्रू आप नामांकन कर पाओगे, जो कि जनरल नामांकन है आप वो नहीं कर पाओगे। इसके बारे में भी हमने जाना है। तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। बाकी के ऑप्शंस का डिस्कशन करने का कोई मतलब है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्न में से आधार क्लाइंट सॉफ्टवेयर में एक CELC ऑपरेटर जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। तो एक CELC ऑपरेटर को जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। तो पहला ऑप्शन है ऑपरेटर की मूल पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज ले, दूसरा है ऑपरेटर के हस्ताक्षर ले, तीसरा है ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स ले, और ऑपरेटर के मूल योग्यता प्रमाण पत्र ले। तो इस सारे ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन जो है कि ऑपरेटर के बायोमेट्रिक्स ले, तो ये ऑप्शन बराबर है। और जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में वहाँ पर उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख भी है कि आपको आपके बायोमेट्रिक्स देकर आपकी पहचान करानी है और उसे या फिर आपका ऑपरेटर उसे जोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि वेरीफायर कौन है, सत्यापनकर्ता कौन है। तो उसमें से 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला है जो पुष्टि करता है कि दी गई बायोमेट्रिक्स ठीक है। दूसरा है कि व्यक्ति जो निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और नामांकन अपडेट फॉर्म की पुष्टि करता है। तीसरा है वह व्यक्ति जो यह पुष्टि करता है कि निवासी पहली बार नामांकन करवा रहा है। फोर्थ है वह व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि निवासी नामांकन करने से पहले कम से कम स्नातक है। तो फोर्थ का कोई वैसे उपयोग नहीं है, ऐसा कोई होता नहीं। थर्ड वाला जो है कि हम पता है सभी को ये सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर की ये जिम्मेदारी है, उसको देखना है कि उसने पहले आधार कहीं पे लिया है नहीं है। तो जो सत्यापन करता है उसका काम है कि जो व्यक्ति निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज है तो वो नामांकन फॉर्म की वो पुष्टि करता है, वो वेरीफाई करता है उसके डॉक्यूमेंट्स उसने जो दिए है, उसके डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसकी पुष्टि उसके द्वारा की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जब हम कौन है वेरीफायर हम देख रहे थे उसके बारे में, तो उसमें भी ये स्पष्ट रूप से निर्देश आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के बीच कौन सी अच्छी तरह से सत्यापनकर्ता की भूमिका के लिए उपयुक्त है। तो कौन है, कुछ सुझाव भी दिए हैं इनके तरफ से, एजेंसी की तरफ से कि कोई किसको आप सत्यापनकर्ता करके नियुक्त कर सकते हैं। तो पहला है कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, दूसरा है कि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और दूसरा है कि अच्छी तरह से शिक्षित गृहिणियाँ और सैन्य कर्मचारी। सभी को पता है कि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को रिकमेंडेड उन्होंने किया है, और इसका जिक्र आपको मिल जाएगा उनके स्टडी मटेरियल में भी। और अगला क्वेश्चन भी एक और इसके इर्द गिर्द आएगा, जब आएगा तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगला क्वेश्चन है निवासी द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन सा POA के रूप में सत्यापन प्रयोजन के लिए स्वीकार्य है। तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप POA यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी करके आप उसको ले लेंगे। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस करके आप ले लेंगे, POI नहीं POA सॉरी। तो एड्रेस प्रूफ के लिए सभी को पता है मूल शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज पे कहीं एड्रेस नहीं होता है तो ये नहीं आएगा। दूसरा है कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पैन कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड पर भी ये आपका एड्रेस नहीं होता है तो ये भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा। बिजली का बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना ना हो, और यह सही ऑप्शन है क्योंकि बिजली पर बिल के ऊपर हमारा एड्रेस होता है और आप उसके द्वारा उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है आपका
सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति में सत्यापनकर्ता सत्यापन के लिए मना कर सकते हैं? तो सत्यापनकर्ता मना भी कर सकता है कुछ कुछ ऐसी कंडीशन में, तो उसमें से कौन सी? पहला ऑप्शन है यदि उसे पता चलता है कि दस्तावेज में विवरण बदले गए हैं। यदि दूसरा ऑप्शन है यदि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी प्रस्तुत की जाती है। तीसरा, यदि निवासी के प्रमाण पत्र रूप में बिजली का बिल जमा करते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है बोथ, फर्स्ट एंड टू, पहला और दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को पता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि विवरण बदला गया है, एडिटेड डॉक्यूमेंट है, तो वो मना कर सकता है। दूसरा है कि अगर वो फोटोकॉपी दे रहा है और उसे लग रहा है कि ये मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो इसी कंडीशन में भी वो मना कर सकता है सत्यापन के लिए। और इसके लिए इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, यानी कि फर्स्ट और दोनों भी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। और इसके बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने कौन कौन सी परिस्थितियों में वेरीफायर मना कर सकता है वेरिफिकेशन के लिए, वो कंडीशन भी वहाँ पर दे दी। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। पीओआई के निवासी के नाम डैश डैश युक्त एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पीओआई यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और सभी को पता है आइडेंटिटी के लिए क्या जरूरी होता है, तो आइडेंटिटी होती है आपका फोटोग्राफ। और यहाँ ज़्यादा देरी न करते हम फोटोग्राफ के ऑप्शन को चुनेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ निकल जाएंगे। और जो आप पढ़ रहे थे उसमें भी आपने देखा होगा कि फोटोग्राफ का जिक्र वहाँ पर आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। एक निवासी ने आधार नामांकन के लिए आपसे संपर्क किया है। पीओआई में निवासी का नाम चंद्र प्रसाद है, जबकि पीओए में यह चंद्रशेखर है। अब इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है चंद्र प्रसाद के रूप में नाम दर्ज करोगे। दूसरा है चंद्रशेखर के नाम में आप रूप में दर्ज करेंगे। चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में दर्ज करोगे, या फिर आवेदन को अस्वीकार करोगे। तो सभी को पता है कि अगर कुछ नाम में थोड़ा सा बदलाव है, नाम का क्रम बदला है, या फिर थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ी सी कहीं किस जगह पे वी यूज़ किया है, कहीं पे डब्ल्यू यूज़ किया है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसका पूरा नाम डालते हो, पता है सभी को। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है कि दोनों भी नाम ही अलग है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको एप्लीकेशन को अस्वीकार करना चाहिए, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। और इसके बारे में वहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिया है कि इस ऐसी कंडीशन में आप एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजी प्रमाण में एक ही नाम में भिन्नता है, तो आप इस मामले में क्या करोगे? और जिसका डिस्कशन हमने पिछले स्लाइड पे किया था, पिछले क्वेश्चन के आंसर देते समय किया था कि क्या आप करोगे? तो शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र में दिया हुआ नाम दर्ज करोगे। दूसरा ऑप्शन है पूरा नाम दर्ज करोगे। तीसरा है कि निवासी द्वारा सुझाए गए नाम को दर्ज करोगे। और फोर्थ है कि पीओए दस्तावेज में दर्ज जो नाम है वो आप दर्ज करोगे। जैसे हमने पिछले इसमें डिस्कशन किया था कि थोड़ा सा बदलाव है, ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं पे नाम थोड़ा सा उल्टा सीधा है या फिर उसमें नाम में थोड़ा सा है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा? तो पूरा नाम, उसका फुल नेम आपको वहाँ पर एंटर करना है। और इसके बारे में भी जब हम पढ़ रहे थे तो इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से निर्देश आपको उनके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। ऑपरेटर को ऑपरेटर की भूमिका लेने से पहले निम्न में से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, उसमें से पहला ऑप्शन है अपनी पढ़ाई को पूरा करे और अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य शिक्षक के संबंधित गतिविधियों में से संलग्न न रहे। क्या ये ऑप्शन है? दूसरा है प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन और अपडेट और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पूरी तरह से आप पढ़े। तीसरा है सी और जावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षित आप हो। और फोर्थ है कि ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि आपको ज़रूरत है कि प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आधार नामांकन पर अपडेटेड और प्रमाणित प्रशिक्षण सामग्री पढ़े, ताकि आप सुनिश्चित तरीके से अच्छी तरह से आप काम कर सके। और इसका जिक्र भी आप जब ऑपरेटर के लिए ऑपरेटर का स्टडी कर रहे थे, स्टडी मटेरियल कर रहे थे सेकंड पार्ट में, तो आपको वहाँ पर ये मुख्य रूप से ये वाक्य भी आपको दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करे कि नामांकन केंद्र के कर्मचारी निर्धारित शुल्क के अलावा कोई भी अतिरिक्त पैसे ना लिए, फिर पैसे के लिए ना कहे। तो सभी को बताइए सही है और ऐसा ना हो, ये देखा जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। उपक्रमों बैंकों सहित कोई भी सेवारत सेवानिवृत्त अधिकारी दोनों में से सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र में से डैश डैश के रैंक के नीचे नहीं हो, उसको ही प्रमाणक के रूप में तैनात किया जाए। अगर आप प्रमाणक के रूप में तैनात कर जा रहे हो उसको, तो फिर वेरीफायर जब आप कर रहे हो डिप्लॉय उनको, तो फिर वो कौन से रैंक के पहले नहीं होना चाहिए। और इसका जिक्र हमने पिछले कुछ क्वेश्चन जब गए थे तो उसमें डिस्कशन किया था कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर को, लेकिन उसकी रैंक क्या होना चाहिए? तो ग्रुप सी से वो निचले स्तर का नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रुप सी है। और जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी ग्रुप सी के जो उनकी रैंक है उसका जिक्र वहाँ पर भी आया है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी केवल रिकॉर्ड के लिए एकत्र की जाती है और उसका कोई सत्यापन नहीं किया जाता है? तो इसमें वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी, बच्चों के मामले में पते से संबंधित सूचना और बच्चे के मामले में माता पिता से संबंधित सूचना। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों के मामले में माता पिता के बारे में जानकारी, तो ये जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी रिलेशनशिप डिटेल्स में हमने ये स्पष्ट रूप से देखा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो परिवार के मुखिया और परिवार के सदस्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? पहला है पीओआर दस्तावेज सत्यापित करे, परिवार के सदस्यों का साक्षात्कार करे, डीएनए रिपोर्ट के लिए कहे, परिवार से पड़ोसी के साथ सत्यापित करे। सभी को पता है कि थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा। दूसरा है कि परिवार के सदस्य का साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो हेड ऑफ फैमिली है उनका ही आप कर रहे हो सत्यापित, तो फिर उनका जो रिलेशन है पीओआर ही आपको सत्यापित करना होगा। और फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। जब हम हेड ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये स्पष्ट रूप से उल्लेख आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। जब परिवार के नामांकन करवा रहे हो तो परिवार के मुखिया को हमेशा परिवार के सदस्य के साथ जाना चाहिए, और ये सेंटेंस सही है क्योंकि उनका आधार और बाकी की डिटेल्स भी वहाँ पर वेरीफाई होती है और उनके आधार पर ही नामांकन होता है उनके परिवार के सदस्य का। तो ये सेंटेंस सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मुड़ते हैं। परिवार के मुखिया आधारित सत्यापन के मामले में नामांकन अद्यतन फॉर्म में परिवार के मुखिया का विवरण सत्यापित करना अनिवार्य नहीं है। तो ये सेंटेंस आपको क्या लगता है? तो ये गलत है, तो ऐसा करना जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। जैसे कि हमने कहा हेड ऑफ फैमिली जब पढ़ रहे थे तो उसमें इसका जिक्र आया है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में संबंधों के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, ऐसा उसने कहा है। रिलेशनशिप, लेकिन सभी को पता है कि रिलेशनशिप डिटेल्स आपको देना आवश्यक है, तो ये सेंटेंस फिर गलत होगा। और जैसे कि हमने कहा हेड ऑफ फैमिली जब पढ़ रहे थे तो इन सारे मुद्दों का वहां पर जिक्र आपको मिल जाएगा, आप उसे रेफर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में अतिरिक्त जानकारी के रूप में केवल परिचयकर्ता का नाम आवश्यक है, तो ये सेंटेंस भी गलत होगा क्योंकि नाम के साथ साथ उसका आधार नंबर और बाकी की जानकारी भी आपको लगेगी, और इसका जिक्र जैसे कि हमने कहा पिछले 2-3 क्वेश्चन कम रेफर कर रहे उसमें उसका जानकारी भी आपको मिल जाएगा। आधार के लिए एक निवासी का नामांकन करने के लिए धर्म और जाति नोट करना अनिवार्य है, और सभी को पता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आधार के एनरोल करते समय नहीं ली जाती, और ये सेंटेंस फिर गलत होगा। और जब हम वो सब पढ़ रहे थे उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन तो स्पष्ट रूप से वहाँ दिया है कि बाकी की इन्फॉर्मेशन जैसे रिलीजन, कास्ट, ट्राइब हो गई, आपकी लैंग्वेज हो गई, और बाकी के जो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मेडिकल हिस्ट्री, ये दर्ज नहीं की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के मामले में परिवार के मुखिया के आधार नंबर को उसके आधार पत्र के निमित्त सत्यापित किया जाना चाहिए, और ये सेंटेंस सही है क्योंकि उसके आधार पर ही आप उसके आधार नंबर पर आधारित ही आप उनके सदस्यों को आधार प्रोड्यूस करते हैं, उनका एनरोलमेंट होता है, तो ये वेरीफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। जैसे कि हमने कहा इसका जिक्र उस पूरे सेंटेंस में जो भी पिछले 4-5 क्वेश्चन है वो एक ही पैरा में सारे के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आवासीय पता एक अतिरिक्त जनसांख्यिकी जानकारी है जो नामांकन के लिए आवश्यक है। सभी को पता है कि आवासीय पता एक अतिरिक्त जानकारी नहीं है, ये एक मैंडेटरी जानकारी है और आपको ये देना ही पड़ता है, तो ये वाक्य फिर गलत होगा। ये कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं, ये एक मैंडेटरी जानकारी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। निम्नलिखित में से कौन एक परिचयकर्ता हो सकता है? तो परिचयकर्ता कौन हो सकता है, इंट्रोड्यूसर कौन हो सकता है? तो रजिस्ट्रार से एम्प्लॉय हो सकता है, वो परिवार का मुखिया हो सकता है, एक किसान हो सकता है, या फिर कोई भी भारतीय नागरिक हो सकता है। सभी को पता है कि रजिस्ट्रार का वो एम्प्लॉय होता है, रजिस्ट्रार ने उसे नियुक्त किया होता है। और जब हम ये इंट्रोड्यूसर के बारे में पढ़ रहे थे, हालांकि पहले ही चैप्टर में उसका जिक्र भी आया, वहाँ पर भी आप रेफर कर सकते हो, तो इसका वहाँ पर जिक्र है कि आपको रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त जो है एम्प्लॉय वो परिचयकर्ता हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। नाम एक जनसांख्यिकी जानकारी जो नामांकन के दौरान प्रदान करना आवश्यक है। सभी को पता है कि नाम ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, और ये सेंटेंस फिर सही है। और जब आप पढ़ रहे थे कि जनसांख्यिकी क्या क्या उसमें जानकारी, तो उसमें हमने देखा कि नाम का जिक्र वहाँ पर पहले नंबर पर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते। लिंग एक सांख्यिकीय जानकारी है, तो जेंडर भी आपको देना पड़ता है, सभी को पता है, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है और ये सेंटेंस भी फिर सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटर को निवासी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लेना चाहिए और उसे पंजीकरण प्रारूप में दर्ज करना चाहिए। तो सभी को पता है कि मोबाइल नंबर हालांकि एक आवश्यक फिर, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन और आपका ऑथेंटिकेशन होता है उसके लिए मोबाइल नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। आपको सभी को पता होगा कि मोबाइल नंबर की आप मैंडेटरी उसे नहीं कर सकते हो। अगर निवासी चाहता है तो आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसे उसका महत्व बता सकते हैं, लेकिन उसे आप अनिवार्य उसे नहीं कर सकते, आप उसे मैंडेटरी नहीं कर सकते, लेकिन उनसे बता सकते हो आप कि आपको OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा और आपको उसे करना चाहिए। आप उसे सलाह दे सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो ये फिर सेंटेंस फॉल्स होगा। चलिए इस वीडियो में हमने और 25 देखे, अगली वीडियो में और 25 क्वेश्चन का जिक्र हम करेंगे और जल्द से जल्द उसे लाने की कोशिश करेंगे। आपके मन में है कोई सवाल तो पूछिए, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा मैं उनके जवाब देने की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।